हेलो एवरीवन। मैं आपका इकोनॉमिक टीचर शिवम अग्रवाल। अभी हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो, द अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, बट उससे पहले हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का रिमेनिंग टॉपिक। सो हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, यानी कि जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उस पार्टीशन का हम पे क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ वो हम कवर करेंगे। एक्चुअल में हुआ ये था कि जो हमारे एक बड़ा पोर्शन था एग्रीकल्चर सेक्टर का और उसमें बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी, वो हमारा सेक्टर कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो हमारा एग्रीकल्चर एरिया डिवाइडेशन के बाद पाकिस्तान में चला गया, जिसमें हमें प्रोडक्शन मिलता था जूट का। ओके, सो साइजेबल पोर्शन ऑफ द अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरीगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान, एग्जाम्पल जूट। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो बहुत ध्यान से समझेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आप जानते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं थी, ना ही ब्रिटिशर्स का कोई फोकस था इसके डेवलपमेंट पे, मोटिवेशन पे। सो इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जो भी इंडस्ट्रीज थी उनको क्या कर दिया? ऑल डाउनग्रेडेड कर दिया। यानी कि आप जानते हैं हमारा जो मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो क्या था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि हाथ से बने हुए आइटम को हम अपने यहाँ बनाते थे और उनको एक्सपोर्ट करते थे। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टेमेटिकली तरीके से, इसे हम आपको डीपली समझाएंगे, सिस्टेमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। यानी कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया कि जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल हुआ करता था उस रॉ मटेरियल को हमसे हाई प्राइसेस में परचेज़ किया और उसको कहाँ भेज दिया? उसको कर दिया एक्सपोर्ट। किसको एक्सपोर्ट कर दिया? ब्रिटेन को। और जब हमारे यहाँ रॉ मटेरियल ही नहीं बचा तो हमारे यहाँ फिनिश गुड्स तैयार होने का कोई मतलब नहीं है। तो उस रॉ मटेरियल से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में फिनिश गुड्स तैयार होने लगा और वो वापस से सेल होने इंडिया आने लगा, क्योंकि इंडिया में फिनिश गुड्स की मार्केट में कमी होने लगी। सो हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो रॉ मटेरियल हो रहा था और जो इम्पोर्ट हो रहा था वो फिनिश गुड्स हो रहा था। यानी कि जो मेन पैसा था, जो मेन प्रॉफिट था, वो ब्रिटेन जाने लगा और यहाँ की इंडस्ट्रीज़ कैसी होने लगी? ख़त्म होने लगी, बंद होने लगी, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास था ही नहीं। ब्रिटेन उससे हमको हाई प्राइसेस पे परचेस कर ले रहा था। ओके, सो इसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। बी पॉइंट रहेगा हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे क्या एडवर्स इफेक्ट हुए होंगे। जब यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं चल रही थी तो क्या हो रहा होगा? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो रहा होगा? अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने लिख दिया हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा क्या था? हम फिनिश गुड्स को क्या कर रहे थे? इम्पोर्ट। ऑब्वियसली जब रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो फिनिश गुड्स को क्या कर रहे थे? इम्पोर्ट। सो जिससे कि हमारे खर्चे बढ़ रहे थे। ओके, और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी और ब्रिटिशर्स अपने मन माने पैसों पे उस फिनिश गुड्स को हमें सेल आउट कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। ऑब्वियसली जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स में आप समझ सकते हैं मशीनरी हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, इस टाइप के गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स में आते हैं। तो इनके लिए भी हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी और ब्रिटिशर्स का कोई अटेंशन नहीं था। During the British rule, there was hardly any capital goods industries and British rulers did not pay any attention for their promotion। यानी कि इनके प्रमोशन के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए कोई भी उनका अटेंशन नहीं था। नेक्स्ट वन है हमारा लो लेवल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑब्वियसली जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं था और इवन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी थी तो जीडीपी कैसी जा रही थी? लो। नेक्स्ट वन है हमारा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर था बट उसका रोल बहुत लिमिटेड था। जैसे आप कह सकते हैं बेसिकली रेलवे, इसको मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। रेलवे में भी ब्रिटिशर्स का अपना ही अटेंशन था, अपना खुद का ही फ़ायदा था। उन्होंने रेल की लाइनें वहाँ पे स्टेबल कराई जहाँ से उनको रॉ मटेरियल उठा के पोर्ट तक ले जाना था, यानी कि पोर्ट से और उन एरियाज तक जहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलने वाला था। यहाँ या आप कह सकते हैं आर्मी के मूवमेंट के लिए जहाँ उनको नीड थी वहाँ उन्होंने रेलवे का कह सकते हैं स्टेबल किया। आगे है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन भी उन्हीं के पास ज़्यादा था। गांव में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ थी नहीं, तो मोस्टली जो पावर थी उसका यूज़ भी ज़्यादातर वही लोग करते थे। एंड कम्युनिकेशन, इसको भी हम आपके आगे टॉपिक आएंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन में भी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के
सेटअप को बनाए रखने के लिए, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए उस कम्युनिकेशन का यूज़ करते, लोकल पर्सन या आम आदमी इसका यूज़ नहीं कर पा रहा था। एंड पोर्ट एंड सम अदर डिपार्टमेंट, आप जानते हैं पोर्ट का यूज़ कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि वो हमसे लो रेट में, कम पैसे में हमसे रॉ मटेरियल परचेज कर रहे थे, तो पोर्ट के जरिए सामान ब्रिटेन तक जाता था, वहाँ से फिनिश गुड्स हमारे पास वापस आता था। एंड सम अदर डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग, सो पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ बट उतना नहीं हुआ, और इसमें फ़ायदा किसका था? ब्रिटिशर्स का। सो फाइनली हम समझेंगे कंक्लूजन। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडिया रिमेंड बैकवर्ड, इंडिया बैकवर्ड रहा इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कैसा रहा? बैकवर्ड रहा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ अलग से मेंशन करा दूँ, इनको आप नोट कर लीजिएगा। द इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड वर मेनली कन्फाइड टू कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि हमारे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल थी, एंड जूट की मिल थी, बट देयर प्रोग्रेस रिमेंड वेरी स्लो, जबकि उनकी प्रोग्रेस कैसी थी? बहुत स्लो, क्योंकि जूट वो हमसे खरीद के ले जा रहे थे, कॉटन वो हमसे खरीद के ले जा रहे थे, वहाँ से फिनिश गुड्स बना के हमको वापस सेल कर रहे थे। सो जबकि कॉटन टेक्सटाइल जो थी वो मेनली हमारे यहाँ महाराष्ट्र में थी और गुजरात में थी। ओके, नेक्स्ट बने जो इम्पोर्टेंट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टिस्को, ये 1907 में, यानी कि 1907 में जमशेदपुर बिहार में स्टेबल हुई थी। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए, और एक बड़ा अचीवमेंट आप कह सकते हैं। कुछ अदर इंडस्ट्रीज थी, फ्यू इंडस्ट्रीज स्टेबल इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड या ब्रिटिश पीरियड, उसमें कह सकते हैं आप शुगर इंडस्ट्रीज थी, सीमेंट इंडस्ट्रीज थी, और पेपर इंडस्ट्रीज थी, और कुछ अदर इंडस्ट्रीज और थी। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा लंबा ना करते हो, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन इनको आप अपने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके क्वेरी एंड सजेशंस इन्वाइटेड है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।